नमस्कार, मैं परीक्षित थाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ईएफएम। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति। ये बीकॉम थर्ड ईयर का टॉपिक है, लेकिन अन्य कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ते वक्त मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताता रहूंगा जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। चलिए अब शुरू करते हैं। हम अगर देखें कि हमारे देश में वित्तीय स्थिरता या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कुछ पॉलिसी बनाई जाती है। हाँ, दो पॉलिसी बनाई जाती है। सबसे पहली पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। दूसरी पॉलिसी जो बनाई जाती है वो है फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति। देखिए, राजकोषीय नीति को तैयार करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिस्कल पॉलिसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले नहीं हैं, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, लेकिन फिस्कल पॉलिसी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। होती क्या है राजकोषीय नीति? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ टूल होते हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, पब्लिक फाइनेंस के अंदर जितनी भी चीजें आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका यूज करके या तो क्या करेगी, या तो मनी सप्लाई को कम करेगी या मनी सप्लाई को ज्यादा करेगी। ये फिस्कल पॉलिसी है। हम अपने टॉपिक पर आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। इसका पूरा अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा केंद्रीय बैंक है, उसे दे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, आप संभालिए मॉनेटरी पॉलिसी और देश में आप वित्तीय स्थिरता लाइए और देश में आप अच्छे तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन कीजिए। अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी जिम्मेदारी दे रखी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। यहां पे आपका एक क्वेश्चन आता है, 2016 में उर्जित पटेल कमेटी ने सजेशन दिया था, तब जाके निर्माण हुआ था ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो आपको याद होना चाहिए कौन सी कमेटी से? उर्जित पटेल कमेटी से 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तैयार की गई। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और 3 सदस्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये कुल 6 सदस्य मिलकर ये तय करते हैं कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी क्या रहने वाली है। अब मैं आपको ये बता दूं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो तय की जाती है वो साल में 6 बार यानी हर 2 महीने में एक बार चेंज की जाती है। ये तो टुकड़ों में कभी मॉनेटरी पॉलिसी तय करने की बात समझ में नहीं आती। मॉनेटरी पॉलिसी पूरे साल भर की एक रहती है, लेकिन हाँ, कभी पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि ये हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी को, इंटरेस्ट रेट को कम या ज्यादा किया जाता है। अब आप देखेंगे कि अप्रैल से मई, जून, इस तरीके से ये 2-2 महीने के लिए चलती है, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर ये 6 बार नहीं हो पाती तो मिनिमम 4 बार इस कमेटी की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी तय किया जाना जरूरी है। मिनिमम 4 बार, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब एक चीज आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कह रखा है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा यह सुनिश्चित कर लीजिए कि जो इन्फ्लेशन की रेट है वो देश में किसी भी हालत में 4% से ज्यादा या 4% से कम नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फिक्स 4% पे ही इन्फ्लेशन रेट निश्चित रहे। तो कुछ फ्लक्चुएशन, जैसे +-2% का कुछ फ्लक्चुएशन यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इजाजत देती है फ्लक्चुएशन करने के लिए। यानी 4% से +2%, 6% तक भी ये जा सकता है, और 4% -2% यानी 2% भी इन्फ्लेशन रेट रह सकती है, लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में। तो ये हमने पढ़ा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्फ्लेशन को किस तरीके से मेंटेन रखती है देश में।
अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का उद्देश्य क्या होता है? दो उद्देश्य होते हैं साहब। पहला जो उद्देश्य होता है वो तो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और दूसरा जो उद्देश्य होता है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी विकास कब होगा किसी भी देश का? जब उस देश में आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलेगी, जब उस देश के नागरिकों को रोजगार मिलेगा, तभी तो सही मायनों में उस देश का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। और इसके लिए मनी फ्लो को बनाए रखने का काम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। उसके लिए वो समय समय पर पॉलिसी बनाती है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसके अंदर मैं आपको दो शब्द बताता हूं, एक तो इन्फ्लेशन और एक डिफ्लेशन, यानी एक तो मुद्रास्फीति और एक मुद्रा संकुचन। इन दोनों को मेंटेन करने का काम भी मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारे टूल्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हैं, और वो टूल्स किस तरीके से काम करते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं आगे। चलिए अब देखते हैं कि बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बैंकों के माध्यम से किन किन सेक्टर्स को लोन देता है, ये एक बार आपके लिए जानना जरूरी है। और इसके लिए थोड़ा वाइड आपको सोचना पड़ेगा कि जैसे बैंक पर्सनल लोन देता है, एजुकेशनल लोन देता है, हाउसिंग लोन देता है, एग्रीकल्चर लोन देता है और इंडस्ट्री को लोन देता है। तो क्या ये दिया गया लोन केवल इन्हीं फील्ड में काम आता है? नहीं, ये लोन आगे भी काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को हाउसिंग लोन मिला तो इसका मतलब वो मकान बनाएगा ना, तो मकान बनाने के लिए उसको कारीगर लगाने पड़ेंगे। वो कहीं से गिट्टी खरीदेगा, कहीं से सीमेंट खरीदेगा। सीमेंट कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है। तो एक पूरी साइकिल है इकोनॉमी की, और वो साइकिल चलेगी। तो आपको दिमाग को थोड़ा विस्तृत रखना है जब आप इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। आपको यही नहीं सोचना कि ये लोन केवल हाउस होल्डर के पास जा रहा है, नहीं, उससे पूरी एक साइकिल चलेगी। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मनी फ्लो को समझने के लिए आपको ये चेन समझना जरूरी है। ये चेन समझने के बाद हम आते हैं इंस्ट्रूमेंट, यानी वो टूल्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, जिनके माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को तय करता है। वो टूल्स क्या क्या है हम समझते हैं उनको। सबसे पहले डायरेक्ट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में तीन चीजें आती हैं, रिफाइनेंस फैसिलिटी, सीआरआर, एसएलआर। और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में जो चीजें आती हैं वो है रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ जिसकी फुल फॉर्म होती है मार्जिनल स्टेबिलिटी रेट, मार्जिनल स्टेबिलिटी फैसिलिटी, और रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना।